हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जनरल साइंस बायो के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वैसे तो हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो रहती हैं जिसे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएगा कंप्लीट एंड नेक्स्ट वीडियो से फिर हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, ये सारी। ठीक है, चलिए तो फटाफट से उठाएं अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर कोई क्लासिफिकेशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की प्रेजेंट नहीं है। स्टिल हम इसे दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक आपकी आती है डेफिशिएंसी डिजीज और दूसरी आती है डीजनरेटिव डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी से जब कोई डिजीज होती है तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, निक्टोलोपिया होता है, विटामिन ए की कमी से होता है ना, स्कर्वी होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये सारी आपकी डेफिशिएंसी डिजीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डेफिशिएंसी डिजीज हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें कि डीजनरेटिव डिजीज क्या होती हैं, है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो डीजनरेटिव डिजीज के ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी डिजीज तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, राइट। तो डीजनरेटिव डिजीज क्या होती हैं? वैसे थोड़ा सा हमने पढ़ा भी था। ये डिजीज तब होती हैं जब हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन जो है वो फंक्शन सही से नहीं करते हैं, उनमें मल फंक्शनिंग आ जाती है, कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, जिस तरह से उनको काम करना चाहिए उस तरह से वो काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो डिजीज क्रिएट होती हैं, बनती हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं डीजनरेटिव डिजीज। आज के वीडियो में डीजनरेटिव डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका डायबिटीज हो गया, आपका एथराइटिस हो गया, आपका कैंसर हो गया। ठीक है, ये तीन हम मेनली जो है यहाँ पे, हार्ट अटैक हो गया, ये चार हम जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंसर के साथ। तो कैंसर क्या होता है ना, थोड़ा सा हमने पढ़ा भी था, हमें आइडिया है भी। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। ह्यूमंस की बॉडी में सेल्स होते हैं, लेकिन सेल्स जब ये चीज खो देते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ग्रो करना है, कितना ग्रो करना है, किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, जब वो अपनी ये सेंस भूल जाते हैं एंड उन सेल्स में फिर अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में जो बीमारी होती है दैट इज नोन एज कैंसर। ठीक है, अब ऐसे एबनॉर्मल सेल्स जिनकी वजह से कैंसर होता है उन्हें हम कैंसेरियस सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर को हमारी बॉडी में क्रिएट करने के लिए उन्हें हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अब कैंसर कैसे होता है ना, तो इसका कोई सच कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि हाँ ये सिम्टम्स हैं, ये रीजंस हैं, आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो कैंसर नहीं होगा। सच कोई इसका डेटा अवेलेबल नहीं है ना, कि क्या रीजंस हो सकते हैं कैंसर हो जाता है। हाँ, कुछ एक हैं जो हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी डिजीज होती है ना जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ट्यूमर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की डिजीज को हम न्यूप्लास्टिक डिजीज बोलते हैं। ये इसी के अंदर आता है। क्वेश्चन आ गया न्यूप्लास्टिक डिजीज क्या है, 4 ऑप्शन हो, हम आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जान लेते हैं। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। ट्यूमर्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, सेम चीज ही होती है वैसे कैंसर जैसी ही। तो जब ऐसी डिजीज जो ट्यूमर्स क्रिएट करती हैं उन्हें हम न्यूप्लास्टिक डिजीज बोलते हैं। ये आगे चल के इन बीमारियों की वजह से कैंसर हो सकता है और जानलेवा कैंसर हो सकता है। ठीक है, बात करें एबनॉर्मल मास ऑफ सेल। अब हमने कहा ना कि एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, तो वो जो पूरा मास बन जाता है एबनॉर्मल मास, जो कि बॉडी में चाहिए नहीं था बट बन गया, उसे हम न्यूप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो टर्म्स है, कैंसेरियस सेल है, ऑन्कोजीन्स है, न्यूप्लास्टिक डिजीज है, न्यूप्लाज्म है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टॉपिक है कौन सा, है ना। चलिए, फिर हमने बात की थी कि ट्यूमर जो है हमारी बॉडी में इमर्ज होते हैं। तो ये ट्यूमर क्या होता है? जब सेल्स का अनकंट्रोल फॉर्म में डिवीजन हो रहा है, हर कहीं को उनकी ग्रोथ हो रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई शेप नहीं है ना, तो उस टाइम पे जो मास क्रिएट होता है सेल्स का, ठीक है, उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक साइन है ऑफ कैंसरस ग्रोथ। पहले ट्यूमर होता है एंड देन अगर बढ़ जाए तो वो कैंसर हो जाता है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को कैंसर है? भाई वैसे तो आपको चेक करवाना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े भारी भारी सिम्टम्स आएंगे, बहुत दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा अगर देखें, अनहीलिंग वाउंड, आपको कहीं चोट आती है, घाव आता है, लेकिन वो हील ही नहीं हो रहा। आप देखते हैं ना, हाथ पे कट लगता है, खुद से ठीक हो जाता है,
खाना बनाते टाइम कभी कभी हाथ जल जाता है, तो वो भी खुद से ही ठीक हो जाता है ना, थोड़ा दर्द तो होता है बट ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे पर्सन जिनको कैंसर है उनके जो घाव है वो इजीली हील नहीं होते, अनयूजुअल ब्लीडिंग होती रहेगी और कोई भी चीज निगलने में, खाने में डिफिकल्टी होती है ना। तो ये सब सिम्टम्स हैं कैंसर के, और भी बहुत सारे हैं बट हम जस्ट एक जनरल लेवल पे बात कर रहे हैं। अब टोबैको स्मोक, जो लोग स्मोकिंग करते हैं है ना, तो जो वो टोबैको होता है उसमें केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। डिटेक्ट कैसे करेंगे कि किसी पर्सन को कैंसर है, डिटेक्शन के लिए क्या अवेलेबल है? देखिए, डिटेक्शन आप कर सकते हैं रेडियोग्राफी के थ्रू, रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी के थ्रू। तो ये तो कुछ जनरल हो गए। एक होता है ल्यूकेमिया जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, है ना। इसे कैसे डिटेक्ट करेंगे? बायोप्सी एंड बोन मैरो टेस्ट के थ्रू। तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना, क्वेश्चन आ गया बोन मैरो टेस्ट कहाँ पे यूज होता है? 4 ऑप्शंस होंगे तो आप कैंसर पे टिक कर सकते हैं। रेडियोग्राफी, बायोप्सी कहाँ यूज होती है? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, वीडियो हमारी बहुत लेंथी तो नहीं है ना, बेशक 3 पेजेस हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में, बट बहुत ही सिंपल वीडियो है ना। तो आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे डेली मैं करंट अफेयर्स की पोस्ट करती हूँ। आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे जैसे कोई वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ उसका लिंक शेयर कर देती हूँ, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको नोटिफिकेशन ना पहुंचे। क्योंकि बहुत सारी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम आपकी वीडियोस का पता ही नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस कर रखा है। पहले तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, उसके बाद टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करें। कहाँ पे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। अब देखिए, ट्रीट कैसे कर सकते हैं कैंसर को। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी चल रही है ना, तो उसमें हेयर लॉस हो जाता है। उसमें वो कुछ चीज़ें, दवाइयाँ हमारी बॉडी में इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिससे कि कैंसर खत्म हो जाए, लेकिन उस दवाई के ना साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कई बार मेमोरी लॉस भी हो जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कैंसर का? कीमोथेरेपी के थ्रू, सर्जरी के थ्रू, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जस्ट टर्म्स याद रखनी है ना। चलिए आगे चलिए। सेकंड नॉन कम्युनिकेबल डिजनरेटिव डिजीज हमारी आती है डायबिटीज। वैसे तो हमने डायबिटीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। जब हमने ग्लैंड्स वगैरह पढ़े थे, पेनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन क्रिएट करता है, वहां पे पढ़ा है, बट बहुत हाई लेवल, बहुत डेप्थ लेवल पे नहीं। आज थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं डायबिटीज क्या होता है। आपने सुना होगा घर पे दादा मम्मा किसी ना किसी को डायबिटीज, चाचा बुआ कोई ना कोई होगा, है ना। तो ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। बोलते हैं ना डायबिटीज की दवाइयां लग गई लाइफ टाइम के लिए, है ना। तो ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज ना बहुत दिक्कत क्रिएट करती है स्टूडेंट्स को। तो ये तब होती है जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, शुगर हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर जमा, ठीक है। ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, समझने की कोशिश करें। पेनक्रियाज ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो पेनक्रियाज हमारा मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एज ए एंडोक्राइन एंड एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड वर्क करता है। क्या स्टोरी है वो मैं ग्लैंड्स वाले टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, और इंसुलिन का काम होता है कि ये जो ग्लूकोज, जो शुगर है, कितना बने, है ना, उसका ध्यान रखता है, उसको एक कंट्रोल वे में हमारी बॉडी में रखता है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में हो रहा है तो उसको हमारे जो बॉडी के सेल्स है वहां तक भेज देता है ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। मतलब एक्यूमुलेटेड, जमा होके नहीं रहेगा ग्लूकोज हमारी बॉडी में। ये काम होता है इंसुलिन का, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है पेनक्रियाज के थ्रू। लेकिन जब इंसुलिन की प्रोडक्शन में दिक्कत हो जाए, कभी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है पेनक्रियाज, है ना, या कभी इंसुलिन जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? इफेक्ट होगा ग्लूकोज और शुगर का। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज माने मीठा खून हो गया बहुत ज्यादा, है ना। चलिए, ये तो मैंने आपको समझाया। आप थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देखें तो ये तब होता है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और पेनक्रियाज क्या है? एक बड़ा ग्लैंड है जो हमारे स्टमक के पीछे होता है, ठीक है। अब देखिए, इंसुलिन का काम क्या है? ये कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड को जितने ग्लूकोज के अमाउंट की जरूरत है, जितनी क्वांटिटी में ग्लूकोज हमारे ब्लड में होना चाहिए, उतना ही बनाता है, एक्स्ट्रा नहीं। इसी के साथ इट मूव्स ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू आवर सेल्स। अब ब्लड से हमारे सेल्स तक ग्लूकोज को ले जाएगा, जहां पे ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको,
ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। देखिए, टाइप 1 माने जो शुरू में डायबिटीज की बीमारी लग गई किसी को, टाइप 2 माने थोड़ा सा लीथल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। ठीक है। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 में डिफरेंस के हिसाब से पढ़ते हैं ना, ऐसे बहुत स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या होता है, जो पेनक्रियाज है वो कई बार इंसुलिन बना ही नहीं पाता, या फिर कई बार बहुत कम इंसुलिन बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब इंसुलिन नहीं क्रिएट होगा तो फिर बॉडी में, ब्लड में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, शुगर एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में, जिसकी वजह से टाइप 1 डिजीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, ये आइलेट सेल्स होते हैं हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन को बनाते हैं, तो इन सेल्स को इफेक्ट करता है बॉडी का इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से वो इंसुलिन नहीं बना पाता, इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। रीजंस बहुत सारे है ना, आपका जीन्स का रीजन हो सकता है, वायरसेस की वजह से, फूड्स, केमिकल्स की वजह से, बट अगेन डायबिटीज कैसे एग्जैक्टली होता है वो भी मैं देख रही थी रीजंस, तो उसमें वही लिखा है कि एग्जैक्ट रीजंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। टाइप 2 की बात करें, थोड़ा सा लीथल हो जाता है। इस केस में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाएगा, जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी है उस टाइम पे जितना इंसुलिन बना रहा होता है उससे थोड़ा कम इंसुलिन बनाता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है टू इंसुलिन। हमारी बॉडी जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती इंसुलिन को। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में क्रिएट हो रहा है, लेकिन इंसुलिन अगर काम करने के लिए सामने वाले की एक तरह से हाँ मंजूरी भी चाहिए ना, तो हमारी बॉडी आंसर ही नहीं दे पाती इंसुलिन को, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम कर ही नहीं पाता है ना। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में इंसुलिन है, लेकिन हमारी बॉडी अब समझ नहीं पा रही कि इंसुलिन को कैसे यूज करे, इंसुलिन को समझ ही नहीं पा रही कैसे यूज करें, है ना। तो वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में इंसुलिन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या आ रही है, अब जैसे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी है, यहाँ पे पेनक्रियाज ढंग से जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है इंसुलिन, है ना। अब सेकेंड स्टेज में ये है कि हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो चुकी है इंसुलिन के लिए। रीजन है हैविंग टू मच बॉडी फैट, और भी बहुत सारे रीजन हैं। एक है कि मोटापा बहुत ज्यादा है तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। ठीक है जी, 2 नॉन कम्युनिकेबल डिजेनरेटिव डिजीज पढ़ ली। थर्ड आती है हमारी आर्थराइटिस। ठीक है, ये एक बोन से रिलेटेड बीमारी है, ये जॉइंट्स की बीमारी है ना। जॉइंट समझते हैं आप, बोन टू बोन कनेक्शन। तो ये एक जॉइंट डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, हमारी जॉइंट्स में एक जलन सी स्टार्ट हो जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाती है ना। इसके सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग हो जाती है हमारे जॉइंट्स में, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, हम अच्छे से चल नहीं पाते। अगर हाथों के जॉइंट्स की बात करें तो हाथ मूवमेंट नहीं कर पाते, थकावट बहुत ज्यादा रहती है। ये सारे सिम्टम्स हैं आर्थराइटिस के। ठीक है, एक पेज अभी और पढ़ना है, थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे। डायबिटीज एंड कैंसर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी था, इसके बाद थोड़ा सा हार्ट अटैक के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, प्लस नोट्स बनाएं। आप लोगों के इतने मैसेजेस मैम बायो पढ़ाएं, अगर मैं देखूं तो ऐसे जितने व्यूज भी नहीं आते, तो आप लोग जो इतना बोलते हैं कि बायो पढ़ाएं, जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो पढ़ते क्यों नहीं है ना। ये बड़ा मुझे समझ नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि नोट्स बनाऊं, बट नोट्स बनाने के लिए पहले खुद से पढ़ना पड़ता है, और एक बुक से पढ़ना ना बहुत ईजी होता है। जो 3-4 जगह से डेटा कलेक्ट करके थोड़ा सा रफ नोट्स बनाना, फिर उसको फेयर करना, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो थोड़ा सा आप भी समझें इस बात को, है ना। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज होता है कंप्लीट। आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकती हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। जनरल साइंस के क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में ही आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने बिल्कुल लास्ट पेज की ओर। अब देखिए आर्थराइटिस से रिलेटेड और भी कुछ ऐसे डिजीज हैं जो एसोसिएटेड हैं, है ना। इसके टाइप से आगे जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, र्यूमेटिक आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, गाउट है ना। तो ये बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक हम बोल तो देते हैं उस इंसान को, मिनी हार्ट अटैक आया, मेजर हार्ट अटैक आया, इस तरह से हम बोलते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वो आज हम जानेंगे। अब देखिए पहली चीज तो ये कि जो हार्ट अटैक होता है इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। कहीं पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन करके क्वेश्चन आ गया, मतलब हार्ट से रिलेटेड वहां पे बात हो रही है। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हमारी हार्ट की मसल्स है ना वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। एक बार हार्ट अटैक आ गया उसके बाद आपको दवाइयां लग जाती हैं, है ना, ट्रीटमेंट भी होता है, सर्जरी भी होती है, तो पेस मेकर, ये सब कुछ हम पढ़ते रहते हैं।
पढ़ते भी क्या, सुनते रहते हैं। हमारे फैमिली में इतनी ज़्यादा रिश्तेदारी होती है, इंडिया में तो हम बात करें इधर उधर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है ना, तो वहाँ से भी आप थोड़े से पॉइंट्स को थोड़ा रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें। नाउ मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, परमानेंटली डैमेज हो जाती है हमारी हार्ट की मसल्स। कैसे होती हैं, तो एक कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, नैरो हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है। अब देखिए, मान लीजिए आपकी आर्टरी का साइज ये है, लेकिन ये इतनी सी हो गई, तो इसमें से कितना सा ब्लड जाएगा, है ना। और कोरोनरी आर्टरी जब हमारी नैरो हो जाती है तो इसमें से ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, राइट। ब्लड अच्छे से फ्लो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लड प्योर ही लिक्विड थोड़ी होता, प्योर ही पानी थोड़ी होता है, थोड़ा शहद जैसा होता है ना। शहद जैसा मानिए उसमें बहुत सारी चीनी भी होती है, कुछ मीठा, कुछ चाशनी, कुछ ऐसी चीजें भी होती है, फ्लेवर भी होता है ना। जैसे शुगर, नॉट शुगर, जैसे हनी में होती है बहुत सारी चीजें, वैसे ही हमारे ब्लड में होता है फैटी मैटर, कैल्शियम, प्रोटीन्स। तो बिल्कुल भी प्योर पतला नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा होता है हमारा ब्लड, है ना, थिक होता है थोड़ा सा। तो अब जब यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये पतली हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, तो इसकी वजह से ब्लॉकेज, कुछ गट्ठे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे फैटी मैटर है, मान लीजिए यहाँ पे फैटी मैटर आपका अटक गया, तो कुछ गट्ठे से बनने जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है। अब हार्ट मसल का क्या कंसेप्ट है, मैंने कहा परमानेंटली डैमेज हो जाती है हार्ट मसल, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गट्ठे से बन रहे हैं कोरोनरी आर्टरी में। तो कोरोनरी आर्टरी एंड हार्ट मसल का क्या रिलेशनशिप है, देखिए। हार्ट मसल को बिल्कुल सही से हेल्दी रहने के लिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, टाइम टू टाइम कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इम्प्योर ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड। तो हमारी जो हार्ट मसल्स हैं, इन्हें प्योर ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, टाइम टू टाइम कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, ताकि ये सही रहे। और ये काम करता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट मसल्स तक प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम है कोरोनरी आर्टरी का, लेकिन यहाँ पे तो कोरोनरी आर्टरी में गड्ढे हो गए, है ना, ब्लॉकेज हो चुकी है। तो अब जब ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट मसल्स तक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आएगा फिर आपको हार्ट अटैक, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब कई बार इससे जो है डेथ भी हो जाती है। रीजंस क्या है, शॉक। जब कहते हैं ना किसी अपने बहुत करीब, एक तो धोखा मिल जाए, है ना, या फिर देखा है प्रॉपर्टी का इशू होता है, तब भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कोई कंपनी डूब जाए जहां पे पैसा लगाए, तब हार्ट अटैक आ जाता है। किसी बहुत प्यारे, किसी क्लोज पर्सन को आप खो देते हो अपनी लाइफ में, तो शॉक हो जाता है, उससे भी हार्ट अटैक आता है। इनएडिक्वेट सर्कुलेशन, अच्छा हम फिट ही नहीं है, वैसे मोटे हो गए हैं बहुत, है ना, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तला हुआ चीजें खा रहे हैं, है ना, ऑयली चीजें खा रहे हैं, तो उससे भी हो जाता है। और हमारा वीक पंपिंग एक्शन हार्ट का बड़ा वीक है, उससे भी हो जाता है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। रीजन वगैरह तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कोई नहीं पूछता, बट ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है जी। अब देखिए, इसी के साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के साथ। बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगी, एक वीडियो में एक डिजीज पढ़ेंगे। जैसे बैक्टीरियल डिजीज 2-3 पेजेस के नोट्स बनेंगे, वायरल डिजीज है, वर्म डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, फंगल डिजीज, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद वैक्सीन भी पढ़नी है, ड्रग्स के बारे में भी पढ़ना है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, बट नॉट वेरी मच, थोड़ा सा पेशेंस रखें। एंड यस, उसके बाद हम एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम देखते हैं किस हद तक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसी के साथ आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।